हाँ ठीक है। एक बार मैं देख लूँ पेन वगैरह, कौन सा पेन सही रहेगा सर? ये वाला? अब चले? ठीक। हाँ ठीक। एक सेकंड मैम। अच्छा, वहाँ पर मैं जो दिख रहा हूँ वैसा दिख रहा हूँ? ठीक है। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर पांडे द स्मार्ट विजन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एलटी, जीआईसी, जीडीसी, ईएमआरएस इन सभी परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं उन प्रश्नों के डिस्कशन के साथ आए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले भूगोल विषय के साथ पहले तो हम सिलेबस का पूरा डिस्कशन करेंगे कि इन सब में सिलेबस क्या क्या है, जो हमारे सामान्य अध्ययन में कौन कौन से प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम भूगोल विषय में क्या क्या चीजें वहां पर लेकर चलेंगे, भूगोल के अंतर्गत कैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति रही है, क्योंकि ये परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाती है। अतः यहाँ पर यह देखना अनिवार्य हो जाता है कि लोक सेवा आयोग की प्रीवियस ईयर में या उसकी पिछली परीक्षाओं में प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रही है, वो कैसे प्रश्नों को जनरेट करता है और कैसे आपको उनको टैकल करना है, क्या क्या चीजें आपको सामान्य अध्ययन के लिए पढ़नी होंगी। ये जरूरी क्यों है? जरूरी ये इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप अपने विषय के साथ ही लगे रहेंगे तो जैसे मान लीजिए आपके 40 प्रश्न आ रहे हैं किसी में सामान्य अध्ययन में, किसी में 30 प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप अपने केवल विषय को पढ़ना शुरू कर देंगे, केवल विषय को पढ़ते रहेंगे, तो आपका सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न और 30 प्रश्न का जो ये अंतर आ जाता है वो आपको एक बहुत बड़े गैप पर लाकर खड़ा कर देता है। मैं ऐसे कई विद्यार्थियों को जानता हूँ जिनका सब्जेक्ट बहुत बेहतर रहा है, लेकिन सामान्य अध्ययन पर कम ध्यान दे पाने के कारण उनके साथ समस्या हो गई और वो अंतिम लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। तो हमारा ये उद्देश्य रहा है कि हम बच्चों को इस स्थिति में ना फंसने दें कि अगर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के साथ उनको समस्या हो रही है तो हम वो बहुत इजीली टैकल कर लें। और इसी क्रम में हम टीएसबी प्लेटफॉर्म पर अपने सभी टीचर्स की टीम के साथ ये सामान्य अध्ययन की इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम जितने भी परीक्षाओं के प्रश्न हैं, चाहे वो इतिहास के रहे, भूगोल के रहे, अर्थशास्त्र के रहे, उन सबके पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का काम करेंगे। जैसे हम सबसे पहले अगर सिलेबस के डिस्कशन की बात करें तो आप जीआईसी लेक्चरर में अगर देखते हैं तो इसमें टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो है आपके 120। ये जो 120 प्रश्न है इसमें 80 प्रश्न तो आपके सामान्य 80 प्रश्न तो आपके विषय के आते हैं और इसमें 40 प्रश्न जो हैं वो आपके सामान्य अध्ययन के आते हैं। ठीक है, यानी बहुत बड़ा रोल है। 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन का मतलब है कि आपके सिलेक्शन की क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से तय करेगा, क्योंकि 40 प्रश्न अपने आप में बहुत खास होते हैं। क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है, एक एक दो दो प्रश्नों से बच्चों का रुक जाता है और शायद वो बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत पेनफुल होता है जब वो एक प्रश्न के साथ या दो प्रश्न के साथ या 2 अंकों के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सामान्य अध्ययन को आपके लिए इतना सुलभ बना दें, इतना सरल बना दें कि आप उसको बहुत इजीली टैकल कर पाएं। जैसा कि मेरा अनुभव रहा है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के साथ, लोक सेवा आयोग क्या करता है, हमेशा लोक सेवा आयोग अपने प्रश्न पत्रों में लगभग अगर मान के चलिए 40 प्रश्न आ रहे हैं जीआईसी में विषय से, सामान्य अध्ययन से, तो सामान्य अध्ययन के इन 40 प्रश्नों में जो पीवाईक्यूज की संख्या है वो लगभग 15 से 20 प्रश्न रहती है। अब ये 15 से 20 प्रश्न केवल इसी के नहीं रहेंगे कि केवल जीआईसी परीक्षा के आए हुए प्रश्नों को हम अगर कर लेते हैं तो 15 से 20 प्रश्न हमारे टैकल हो जाएंगे। नहीं, जो हमारे प्रश्न टैकल होंगे ये लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही परीक्षा है। तो इसका मतलब है कि लोक सेवा आयोग ने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं, चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, उन सबके प्रश्नों की प्रवृत्ति को हमको समझना होगा। लेकिन पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक होगा, ये देखना बहुत आवश्यक होगा कि जो जीआईसी के पीवाईक्यू रहे हैं या जो एलटी के पीवाईक्यू रहे हैं, जो स्पेशली आयोग ने इसी के लिए निर्धारित कर रखे हैं शिक्षा के लिए या शैक्षिक उसके भर्तियों के लिए, उनमें कैसे प्रश्नों की प्रवृत्ति रहती है। तो पहले हम ये कैसे जान पाएंगे, ये जब हम पीवाईक्यूज का अध्ययन करेंगे, पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये प्रवृत्ति रही है। क्योंकि परीक्षाएं बहुत समय पहले हुई हैं, आयोग द्वारा ही कंडक्ट हुई है, लेकिन बहुत समय पहले हुई हैं। इससे समस्या क्या आ जाती है, 18 में मान लीजिए परीक्षा हुई और उसके बाद से 7 वर्ष बीत गए और 25 में परीक्षा होने जा रही है या 26 में परीक्षा होने जा रही है। आगाज तो हो जाएगा 25 में ही, अब 26 में परीक्षा होगी। इसमें क्या हुआ होगा, आयोग के विशेषज्ञ बदले होंगे, बिल्कुल कई बार आयोग के विशेषज्ञ बदले हैं। तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि जो प्रश्न 18 से पहले आए हैं या जो प्रश्न 18 में आए हैं
उन्हीं प्रश्नों के जरिए या उन्हीं प्रश्नों के जरिए हम आगामी प्रश्नों को क्या आकलित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें यह समझना होगा कि जितने आयोग द्वारा नॉन टीचिंग की भर्तियां हुई हैं, चाहे वो आरओ की रही हो, चाहे वो कृषि अधिकारी की रही हो, चाहे वो एई की रही हो, चाहे वो यूपी पीसीएस की रही हो, जिसमें अपर पीसीएस वगैरह की जो भर्तियां रही हैं, इनमें सामान्य अध्ययन की क्या प्रवृत्ति रहती है, ये भी हम अगर आकलित कर लेंगे तो हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वर्तमान में क्या प्रवृत्ति है आयोग की। लेकिन हम उन तक पहुंचने का अपना जरिया या अपनी सीढ़ी बनाएंगे जो हमारी शिक्षक भर्तियों में प्रश्न आए हैं, आयोग द्वारा कंडक्ट कराई गई। तो इसमें हमने जीआईसी में देखा कि भाई 120 प्रश्न आने हैं टोटल, और 80 प्रश्न आपके विषय के होंगे, जबकि 40 प्रश्न आपके कहां से होंगे? आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। ऐसे ही अगर हम एलटी की बात कर रहे हो तो एलटी में क्या होता है? इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होती है। कुल प्रश्न कितने होंगे? 150 होंगे, जिसमें से 120 प्रश्न जो है वो आपके विषय के होंगे। अब इन 120 प्रश्नों के साथ साथ 30 प्रश्न आपके फिर से विषय के सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी 40 प्रश्न जीआईसी में सामान्य अध्ययन से आते हैं और 30 प्रश्न आपके आते हैं एलटी में। ये 30 प्रश्न बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस बच्चे ने जिस सब्जेक्ट को चूज किया होगा वो उसमें महारथी होगा या उसके लिए वो लगातार तैयारी कर रहा होगा। इसका मतलब है वो अपने विषय पर बहुत अच्छी कमांड बना चुका होगा, लेकिन अगर सामान्य अध्ययन के साथ उसने संयोजन नहीं स्थापित किया तो ये समस्या हो सकती है, या भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि वह उन्हीं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के चक्कर में परीक्षा की श्रेणी से बाहर हो जाए या प्राथमिक स्तर पर ही बाहर हो जाए। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमको सदैव ये ध्यान रख के चलना है कि हम कैसे इन चीजों को मैनेज करेंगे। अब इस क्रम में हम पहले सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सामान्य अध्ययन में अगर हम देखें तो चाहे एलटी हो चाहे जीआईसी हो, जो भी लगभग परीक्षाएं इसकी शिक्षक भर्ती की आयोग करवा रहा है उसमें पैटर्न लगभग सेम ही रह रहा है। आपके विज्ञान के प्रश्न आएंगे, भारतीय इतिहास के प्रश्न आएंगे, तो ये सारा पैटर्न लगभग वही रहेगा। तो ये हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान है, अब अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में आपके रसायन विज्ञान, इसमें कहीं से अलग नहीं लिख रख रहा है, उसने बस जनरल साइंस लिख रख रहा है, तो रसायन हो जाएगा इसमें। इसमें आपका भौतिकी हो जाएगा, फिजिक्स, और आपका बायो हो जाएगा, जीव विज्ञान। ये तीनों खंड जो हैं इस विज्ञान के अंतर्गत समाहित होंगे। इसमें प्रश्नों का स्तर जो सामान्य अध्ययन में होगा वो आपको समझना होगा, और हमारी टीम हर एक टॉपिक पर अपने जो पीवाईक्यूज हैं और उसके बाद आगामी जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो लेकर आती रहेगी। ऐसे ही भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में क्या है? भारतीय इतिहास में आपके इतिहास के तीनों खंडों में, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो, और चाहे वो आधुनिक इतिहास हो, यहां से प्रश्न बनते हैं। फिर इसमें अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दे रखा है। भारतीय इतिहास के साथ, भारत के इतिहास के साथ अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इंक्लूड किया गया है, इसका अर्थ यह है कि जाहिर सी बात है इसमें प्रश्नों की जो संख्या होगी वह आधुनिक भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से ज्यादा होगी, क्योंकि उसने अलग से एक टॉपिक दे रखा है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत तो इतिहास के तीनों खंड आ ही जाते हैं, साथ ही उसने राष्ट्रीय आंदोलन दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि यहां से प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने वाली है। और जाहिर सी बात है लोक सेवा आयोग के साथ ये हमेशा से रहा है कि उसने सदैव क्या किया है, राष्ट्रीय आंदोलन या आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्नों का संकलन किया है। तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है, और आपको पता होगा विपिन सर की क्लास लगातार चल रही है तो वो इतिहास के खंडों को लेकर आपके सम्मुख आएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं भारतीय राजतंत्र की और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति की, यानी भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था और भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर से भी प्रश्न बनेंगे। भारतीय राजतंत्र में आपसे भारत में कैसी शासन पद्धति है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्लासेस रेगुलर चलेंगी, शुरुआत हो गई है, आगाज हो गया है। आप लोग जुड़ते रहिए, और हम लोग निश्चित सामान्य अध्ययन में जो हमारे 30 या 40 प्रश्न हैं, अगर 30 प्रश्न हैं तो लगभग 22 से 24 प्रश्नों को एकदम से कंडक्ट कराने का प्रयास करेंगे। और अगर हमारे जो 40 प्रश्न हैं उसमें से हमारा ये लक्ष्य होगा कि हम ऐसी क्लासेस को लेकर चलें या अपना शेड्यूल, अपने प्रश्नों को ऐसा सेट करें कि उसमें से लगभग 33 से 35 प्रश्न आपकी झोली में आराम से गिर जाएं, और यही आपकी सफलता का एक मानक भी होगा और उसको बहुत अच्छे से तय भी करेगा। फिर हम आते हैं आगे भारतीय कृषि पर। इसमें भारतीय कृषि को डिफाइन कर रखा है। तो भारतीय कृषि से आने वाले प्रश्न, जैसे भारतीय कृषि में क्या क्या सवाल पूछेगा वो, भारतीय कृषि में भारतीय कृषि की पद्धति कैसी है, भारतीय कृषि में भारत की कितनी जनसंख्या जो है वो कृषि में संलग्न है, भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, और भारत में किस प्रकार की, जैसे बागानी कृषि हो गई और कैश क्रॉप्स हो गई, उसके बाद खाद्य फसलें हो गई, तिलहनी हो गई, इसी के साथ साथ बहुत सारी क्रांतियां जो पूछी जाती हैं
कि भारतीय कृषि में कौन कौन सी, जैसे नीली क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहली क्रांति, ये सारी भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ऐसे ही वाणिज्य एवं व्यापार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वाणिज्य एवं व्यापार में कैसे कि भारत का निर्यात किस देश को अधिक है, भारत किस वस्तु का आयात करता है, भारत कहाँ पर या किस देश से उसके भुगतान संतुलन बहुत अच्छे हैं, ये सारी चीजें इसके संदर्भ में पूछी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। हम क्योंकि यहाँ भूगोल की श्रृंखला के साथ आपसे जोड़ने आए हैं और मेरा दायित्व जो है वो भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व कराना है, भूगोल के प्रश्नों को हल कराना है जो आज तक के किसी भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम में आए हुए हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बस आप लोग लगातार बने रहिए और हम लोग निश्चित तौर पर सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से टैकल करेंगे, ठीक है। तो विश्व भूगोल तथा भारत के भूगोल में क्या है, उसने डिफाइन नहीं कर रखा है, और जहां पर आपको गहराई का अंदाजा ना हो, अगर शांत दिख रहा है जल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गहरा नहीं है। शांत जल सदैव गहरा माना जाता है, और उसने केवल लिख के स्वयं को बचा लिया है कि विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इसका मतलब अब उसके पास पूरा स्कोप है कि वो क्या पढ़ाएगा, वो क्या देगा, उसका एकदम ओपन प्लेटफॉर्म है, कुछ भी दे सकता है, विश्व भूगोल से जोड़कर कुछ भी दे सकता है। इसलिए इस बारे में हमको तैयार रहना होगा। तो हम यहां पर एक डिस्कस कर लेते हैं कि विश्व भूगोल में हमको क्या क्या चीजें लगभग देखनी होंगी। जैसे हम विश्व भूगोल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमको ये हमेशा ये नेचर भी समझ के चलना होगा कि लोक सेवा आयोग का नेचर क्या रहा है प्रश्नों को पूछने का, ठीक है। तो जब हम ये चीजें जानते हुए चलेंगे और पिछले पीवाईक्यूज का अध्ययन करेंगे तो हमको आगामी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी कि हाँ ऐसा नेचर रह रहा है एग्जाम का और ये प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो हम इन जो पीवाईक्यूज हैं इनको सॉल्व करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे और जब टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज का वो करेंगे, टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखिए, तो विश्व के भूगोल में हमें सबसे पहले खगोलिकी को जानना है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो हमसे खगोलिकी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। खगोलिकी में क्या शामिल है आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसी में हम ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, पल्सर तारा, व्हाइट डॉर्फ, रेड जाइंट, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जाएंगी खगोलिकी के अंतर्गत। तो खगोलिकी इसमें हम करेंगे, साथ ही इसमें हम क्या करेंगे, खगोलिकी के साथ इसमें हम मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में हम क्या क्या लेकर चलेंगे, ये हम सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से चल रहे हैं। जब हम विषय पर जाएंगे तो विषय में हम फिर मानव भूगोल में और चीजें देखना शुरू करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं, माल्थस का सिद्धांत क्या रहा है, जनसंख्या सिद्धांत जितने भी दिए गए, और किस रीजन में कौन सी मानव प्रजाति पाई जाती है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर भूमध्य रेखीय पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम उस दौरान देख रहे होंगे। लेकिन सामान्य अध्ययन में हमें क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, इनको देखकर चलना है। जैसे मानव भूगोल में हमसे मेजरली जो देखना है वो हमको देखना है जनसांख्यिकी के प्रश्नों को। क्या देखना है, जनसांख्यिकी के प्रश्नों को देखना है, ठीक है। अब जनसांख्यिकी में क्या आएगा, इसमें हमें भारत की पूरी जनगणना और विश्व की पूरी जनगणना इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश की जनगणना, ये देखकर चलना है। जैसे उसमें प्रश्न पूछ लेगा, मान लीजिए प्रश्न पूछा कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसका जनघनत्व सबसे ज्यादा है, या कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर जनघनत्व सबसे कम है, कहां पर किस प्रकार की आबादी पाई जाती है, कहां पर मानव सभ्यता का जन्म माना जाता है, ये सारी चीजें हमसे विश्व भूगोल के अंतर्गत पूछी जाएंगी। उसके बाद किस देश में नगरीकरण सबसे अच्छा है, किस देश में नगरीकरण न्यूनतम है, ये सारे प्रश्न हमको विश्व की जनसंख्या से पूछे जा सकते हैं। साथ ही अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या में टोटल जनसंख्या कितनी है, इसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है, शैक्षिक स्तर कितना है, उसके बाद जनघनत्व कितना है, उसके बाद हमारा जो लिंगानुपात है वो कितना है, किस रीजन में कितना है, कितना बढ़ा है 2011 के और 1 के अंतर में। तो ये सारी चीजें हमको देखकर चलनी होती है, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें आर्थिक भूगोल भी देखेंगे, ठीक है। तो विश्व के भूगोल के साथ हम आर्थिकी वाला भी पोर्शन देखेंगे। आर्थिक भूगोल में क्या क्या देखना होता है हमको, आर्थिक भूगोल में हमको यह देखना होता है कि कहां पर कौन से उद्योग हैं, कौन सा किस चीज के उत्पादन में, किस चीज में भारत हमारा नंबर 1 पर है, किस चीज में, या भारत में कौन से उद्योग कहां पर डेवलप हुए हैं, साथ ही कहां से हमारा निर्यात सबसे ज्यादा हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, किस वस्तु का हो रहा है, किस कमोडिटी का हो रहा है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। भारत किस में आयात पर निर्भर है,
भारत में उर्वरक का स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें हम आर्थिक के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, साथ ही हम इसमें क्या देखेंगे, राजनैतिक भूगोल। राजनैतिक भूगोल में हम क्या देख रहे होंगे, राजनैतिक भूगोल में या प्रादेशिक भूगोल इसके अंतर्गत हम अगर ले आए तो प्रादेशिक भूगोल में हम देखेंगे कि अमेरिका के जो राजनीतिक परिदृश्य हैं, अमेरिका में कितने देश हैं, अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं, अमेरिका अगर पर्टिकुलर यूएसए की बात करें तो वहां पर कितने स्टेट हैं, कैसे बना हुआ है वो, वहां पर किस रीजन में जनसंख्या ज्यादा रह रही है, किस रीजन में कम लोग रह रहे हैं, वहां पर कैसे प्रकार की जनजातियां प्रजातियां पाई जाती हैं, ये सारी चीजें। वहां पर जो कुछ उद्योग के क्षेत्र हैं, जैसे शिकागो हो गया, वहां पर डुलुथ हो गया, हैमिल्टन हो गया, ये सारी चीजें हम अमेरिका कॉन्टिनेंट के हिसाब से। ऐसे ही हम जब साउथ अमेरिका के लिहाज से देखेंगे तो उसमें देखेंगे भाई कौन सा देश सबसे बड़ा है, कब सबसे छोटा कौन सा है। साथ ही हम इसके प्राकृतिक अगर उसकी बात करेंगे, फिजिकल डिवीजन की, प्राकृतिक विभाजन की, तो प्राकृतिक विभाजन में भी हम, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधन अलग से दे रखा है टॉपिक में, तो हम यही मेंशन कर ले रहे हैं उसको। प्राकृतिक में क्या देखेंगे, कौन सी नदियां विश्व की कहां पर हैं, उसके बाद विश्व में कहां पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, कहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। यही सारे प्रश्न हमसे सामान्य अध्ययन में बनते भी हैं। सामान्य अध्ययन और विषय के साथ अंतर होता है, विषय में चीजें कुछ और चलती हैं जबकि सामान्य अध्ययन में कुछ और चीजें चलती हैं। अगर आपको लग रहा है कि अपने विषय पर अच्छा कमांड कर लिया है और सामान्य अध्ययन आपकी मुट्ठी में है, तो इस बात से आप एकदम अवेयर हो जाइए कि जब तक आप पुराने प्रश्न पत्रों को नहीं देख लेते हैं और प्रश्नों की प्रवृत्ति को नहीं समझ लेते हैं, तब तक ये कहना मूर्खता होगी। इसलिए हम इस सीरीज को इसीलिए शुरू कर रहे हैं कि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि क्या कैसे चलेगा, प्रश्न कैसे रहते हैं। और केवल हम 2018 के पहले वाले ही नहीं, अभी तो हम पहले पीवाईक्यूज को कर लेंगे कि जो भी प्रश्न आए हैं जीडीसी में, जीआईसी में, एलटी में, एक बार आप वो जान जाएं कि प्रश्नों का स्तर कैसा रहता है। उसके बाद हम चीजों को जब टैकल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि अभी वर्तमान में जो ये 7 साल का गैप बना है 18 से 25 तक का, इसमें विशेषज्ञ बदले हैं तो आयोग ने पैटर्न बदला तो नहीं है। अभी हमें कैसे पता चलेगा, यह हमें वैसे ही पता चलेगा कि आयोग द्वारा जो परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं उनमें हम अगर जान जाएं कि भाई ये ऐसे प्रश्न पूछ रहा है या ज्योग्राफी में उसने नेचर ऑफ क्वेश्चन ऐसा रख दिया है, तो हम उस हिसाब से चीजों को टैकल कर लेंगे, तो हमारा सामान्य अध्ययन इसके साथ बहुत अच्छा बीत जाएगा। साथ ही जब हम बात कर रहे होते हैं भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल में क्या होगा, अब इसने भारत का भूगोल रख कह दिया है तो भारत के भूगोल के साथ फिर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे भारत के जनरल इंट्रोडक्शन से लेकर, भारत के सामान्य परिचय से लेकर, भारत में उद्योग, भारत में वनस्पतियां, भारत की नदियां, भारत की मृदाएं, भारत के पर्वत, पहाड़, पठार, जनजातियां, भारत के उद्योग में जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, लौह उद्योग हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड करके पूरा भारत चलेगा। तो भारत के फिजिकल के साथ भारत का पॉलिटिकल जो है वो भी हम मैनेज करके चलेंगे, ये हम भारत के भूगोल के साथ देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम भारत के प्राकृतिक भूगोल की बात कर रहे हों, प्राकृतिक भूगोल, तो प्राकृतिक भूगोल में जो कुछ भी यहाँ का नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में कौन कौन सी उच्चावच संरचनाएं पाई जाती हैं, किनका सबसे ज़्यादा विस्तार है, कौन भारत में न्यूनतम स्तर पर पाई जाती हैं, भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये सब हम प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत टैकल कर रहे होंगे। इसके साथ ही जब हम राजनीतिक विभाजन में जाएंगे तो कौन सा राज्य सबसे छोटा है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, किस राज्य का किस राज्य के साथ विवाद है। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ ले कि न्यूमूर विवाद किन 2 देशों के साथ संबंधित है, तो आपको ये आना चाहिए कि भाई भारत के जितने भी विवाद हैं, भारत में जितने भी विवाद दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि न्यूमूर विवाद क्या है, 24 अक्ष समानांतर विवाद क्या है, उसके बाद हमारा जो है सिंधु जल समझौता है उससे क्या संबंध है, हमारा लिपू लेख और काला पानी और लिम्पियाधुरा के साथ नेपाल वाला क्या सिस्टम चल रहा है। ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। साथ ही हमको ये आना चाहिए कि भारत में जो समुद्री सीमा है उस पर भारत का कहाँ कहाँ तक अधिकार है, कॉन्टिजियस जोन क्या है, रीजनल जोन क्या है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ये सारी चीजें हमको टैकल करना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि ये कैसे हमको मैनेज करके चलना है।
तो 7 भारत के भूगोल की बात हो चुकी है। अब हम आते हैं भारत के भूगोल के साथ प्राकृतिक संसाधन। तो मैंने जैसा कि डिस्कस किया कि प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमें प्रकृति प्रदत्त हैं, जिनमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि वो सारी चीजें क्या हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं। जैसे अगर बात करे कोई कि भाई प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आप क्या बताते हैं, आप ये बताते हैं कि ऐसी वनस्पतियां जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगी हों क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां कहलाती हैं। तो इससे चीजें ये स्पष्ट होती हैं कि जहां प्राकृतिक शब्द लगा हुआ है वहां पर मानवीय हस्तक्षेप के बिना जो चीजें हमारे अस्तित्व में हैं, जो हमारे भारत के राजनीतिक सीमा में हैं, जो विश्व की राजनीतिक सीमा में है, किसी देश की राजनीतिक सीमा में है, वो हमको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें हम फिर से कह रहे हैं कि जनजातियां भी आ जाएंगी, इसमें हमारी बायोडाइवर्सिटी भी आ जाएगी, कहां पर कौन सा जीव पाया जा रहा है, साथ ही इसमें हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो प्रकृति द्वारा हमको मिले हुए हैं वो मिल जाएंगे। हम ब्लू इकोनॉमी वगैरह इसी में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, प्राकृतिक संसाधनों में आ जाएंगी। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के क्रम में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 7वां नंबर, वो है अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ये आपका हुआ करंट अफेयर। ठीक है, अब प्रश्न एक बनता है कि भाई सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। कितना हम पढ़ लें कि हमारी जो परीक्षा नजदीक पहुंच चुकी है, डेट का अनाउंस हो चुका है और कुछ डेट अभी आने वाली हैं, हम कैसे टैकल कर पाएं, क्या इतने समय में ये करना पॉसिबल है अथवा नहीं। बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। आपको करंट अफेयर के साथ क्या करना होगा, जो लोक सेवा आयोग की प्रवृत्ति रही है वह क्या करता है कि आपकी परीक्षा तिथि से, आपकी परीक्षा जब भी होगी, मान लीजिए जनवरी में आपकी परीक्षा है, अगर आपकी जनवरी में परीक्षा है तो आपको जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक की घटनाओं की अच्छे से जानकारी रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं 6 माह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न तो पूछे जाते हैं आपसे 6, 8, इवन 18 माह तक के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक पढ़ने को क्यों सजेस्ट किया है, इसका रीजन ये है कि आयोग की जो प्रवृत्ति रही है वह इन्हीं जो नजदीकी माह रहते हैं आपकी परीक्षा के, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो प्रश्न पत्र को डिजाइन करता है। उसमें कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत ज्यादा फेमस रही हैं, जैसे मान लीजिए 2024 में कोई ऐसा सम्मेलन हुआ हो, उसको भारत स्तर पर और वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा मान्यता मिली हो, और उसके बाद अभी तक वो कोई दोबारा सम्मेलन ना हुआ हो। अगर वो नहीं हुआ है 24 के बाद अभी तक, इसका मतलब अभी वो न्यूज में बना हुआ है, अभी वो करंट स्टेटस है, क्योंकि अभी वो बदला नहीं, उसको किसी ने रिप्लेस नहीं किया। अगर ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि आपको वो घटनाएं भी पढ़नी होंगी। लेकिन अगर मेरी सलाह आप मानते हैं तो करंट में पहले आपको पढ़ना चाहिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि आयोग की प्रवृत्ति यही रही है कि अगर आपके 10 प्रश्न करंट के बनते हैं किसी परीक्षा में, तो उनमें से 5 प्रश्न आपके यहीं से आ जाते हैं, पिछले आपके 6 माह से। अगर इसको पढ़ना कैसे है, क्या इसको हम जुलाई से शुरू करें पढ़ना? बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ना भी इसको रिवर्स क्रम में है। आपको दिसंबर पढ़ लेना है, उसके बाद नवंबर पढ़ना है, और इसी क्रम में आपको पीछे जुलाई तक जाना है। ठीक है, अगर आप इन चीजों को टैकल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है इस क्रम में कि दिसंबर से लेकर जुलाई तक आप चले जाइए। अन्यथा आप अपनी सुविधा अनुसार आप जुलाई से दिसंबर भी आ सकते हैं, लेकिन प्रश्नों में ज्यादातर संकेंद्रण जो होगा वो जाहिर सी बात है दिसंबर से लेकर जुलाई तक ही होगा। तो ये आप कर लीजिए, ये आपके पक्ष में होगा और आपकी परीक्षा के दौरान आपसे चीजें तैयार भी हो जाएंगी, तो आप इसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। फिर यहां पर है सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता। आपके इसी प्लेटफॉर्म पर आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलती हैं, आपके इसी प्लेटफॉर्म पर आपको हमारे मैथ्स वाले सर हैं, वो सारी चीजें चलती हैं, तो आप उनके साथ इस चीजों को मैनेज कर लेंगे। यहां पर जो एक और महत्वपूर्ण विषय है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उसने स्पेशली ये मेंशन कर रखा है कि भाई साहब मैं उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछने वाला हूं। आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, तो आप इस चीज को इग्नोर करके नहीं चल सकते कि मैं केवल ये सारी चीजें पढ़ लूं और उसको उत्तर प्रदेश के स्तर तक ना पढ़ूं। ऐसा नहीं करना है। अच्छा, हम करेंगे क्या? मान लीजिए मैं भूगोल विषय की सीरीज लेकर आपके सम्मुख आऊंगा। अब उसमें मुझे करना क्या है? उसमें हमें यह करना है कि जब हम, मान लीजिए हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, अपवाह पढ़ रहे हैं,
अब हम अपवाह पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे उस दौरान कि अगर हम गंगा रिवर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यमुना पढ़ रहे हैं या अन्य कोई रिवर पढ़ रहे हैं, तो हम गंगा रिवर पढ़ने के दौरान उसको ये भी जान लें कि गंगा रिवर जो है वह उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है। गंगा रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंटर होती है और किस जिले से वो एग्जिट हो जाती है। उसके बाद गंगा रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं जो उत्तर प्रदेश में आके मिलती हैं, और किनका ओरिजिन या किनका उद्गम भी हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारी चीजें हमको जानकर चलनी होती हैं। तो हम वहीं पर ये चीजें कर लेंगे जो भूगोल से संबंधित होगी। जैसे अगर हम सॉइल पढ़ रहे हैं, मृदा पढ़ रहे हैं, हम मृदा पढ़ रहे हैं, तो हमको ये देखना चाहिए, हमको ये जानना चाहिए कि भाई अगर भारत में आईसीएआर ने मृदा का विभाजन 8 भागों में किया है, 8 समूहों में किया है, तो उत्तर प्रदेश में उसमें से कौन सा समूह ज्यादा पाया जाता है, किसका संकेंद्रण उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो ये चीजें हम वहीं पर टैकल कर लिया करेंगे। साथ ही हम उत्तर प्रदेश के जितने प्रश्न आए हुए हैं आज तक पीवाईक्यू में, जितने भी प्रीवियस ईयर में इन परीक्षाओं में जीडीसी, एलटी, जीआईसी आदि में पूछे गए हैं, इनको भी हम बाकायदा एक श्रृंखला बनाकर सॉल्व करेंगे। इससे फायदा ये होगा, फायदा ये होने वाला है आपको कि आप बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश की चीजें भी कर ले जाएंगे। तो जो 1-2 प्रश्न उत्तर प्रदेश से बनेंगे वो बहुत इजीली करके चले आएंगे। अच्छा, कारण क्या है? कारण यह है कि आप इसी प्रदेश के निवासी हैं या अन्यत्र कहीं के भी निवासी हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के जो अन्यत्र के हैं उनको उत्तर प्रदेश के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा, और जो अपने प्रदेश के हैं उनको बहुत अच्छे से चीजें टैकल कर जाएंगी। जैसे मान लीजिए इस बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि देवीपाटन मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं। अब उसमें ऑप्शन दे रखा था कुछ, तो जो बच्चा उत्तर प्रदेश का है या जो बच्चा उस रीजन का है, जो बच्चा देवीपाटन मंडल के किसी जिले का है, उसको तो बहुत अच्छे से आता होगा। उसके बगल वाला भी कोई बच्चा है, अगर बगल के कहीं किसी जनपद का बच्चा है, तो वो भी चीजों को बहुत अच्छे से कर लेगा। और जो नहीं जानता, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बारे में उसके किसी दोस्त, उसके किसी मित्र कहीं ना कहीं होंगे, तो बहुत अच्छे से वो चीजों को टैकल कर लेगा। उसके दिमाग में चीजें आ भी जाएंगी कि हाँ भाई ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के बगल का है या हमारे दोस्त इस जिले से हैं, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा। तो ये सारी चीजें भी आपको टैकल करनी होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति देखने से मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विद्यालय हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में शैक्षिक स्तर क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, NFS 5 के आंकड़ों में क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। ये सारी चीजें हम किस में टैकल करेंगे, जब हम उत्तर प्रदेश की शिक्षा पढ़ रहे होंगे। साथ ही कल्चर की बात कर रहे हैं। कल्चर की बात करने का मतलब क्या है? कल्चर में समाहित होती हैं क्या चीजें, जैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की दशा क्या है, उत्तर प्रदेश में जनजातियां कैसी हैं, उत्तर प्रदेश में जाति का क्या है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में कैसे कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन से मेले होते हैं, कौन से उत्सव होते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में कैसे नृत्य होते हैं, जैसे चरकुला नृत्य कहाँ होता है, धीवर कहाँ होता है ना, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं संस्कृति के अंतर्गत। ऐसे ही कृषि के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश में किस फसल की अतिरेक उत्पादन होता है जिसका वह निर्यात करता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं किसमें, कृषि में। ऐसे ही उद्योग में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो ओडीओपी में बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश जो है इस समय ओडीओपी में बहुत उम्दा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। अब यहां से प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न बहुत सिंपल पूछ ले भाई कि ताला उद्योग उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रसिद्ध है, या पूछ ले कि हींग उद्योग, या पूछ ले कि ढोल कहाँ बनती है, या काष्ठ नक्काशी कहाँ होती है, या आपसे पूछ ले कि सिलिका कहाँ की प्रसिद्ध है, आपसे पूछ ले कि आंवला उत्पाद कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपसे कहाँ मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के उद्योगों में। ऐसे ही व्यापार एवं रहन सहन में कहाँ पर कैसी पद्धतियां हैं, कहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ की जलवायु क्या है, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। सामाजिक प्रथाओं में फिर वही उत्सव हो गए, त्योहार हो गए, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, सोहर, कजरी, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आपका प्रारंभिक गणित है और आपकी पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण में क्या है, अब पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के जितने प्रश्न पीवाईक्यू में हैं उनको तो हमें करना ही है, साथ में जो लोक सेवा आयोग की विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हमें टैकल करके चलना है कि पारिस्थितिकी से कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या है पारिस्थितिकी, जैव विविधता क्या है, बीटा डाइवर्सिटी क्या है, ये सारी चीजें हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत देखेंगे। साथ ही इसमें हम उन दिवसों का भी संकलन करेंगे जो पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे जैव विविधता दिवस कब पड़ता है, ओजोन दिवस कब पड़ता है ना। ऐसे ही हम प्रदूषण के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे, कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है,
प्राकृतिक तौर पर क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्नों की जो श्रृंखला है उनको शुरुआत करेंगे। और आज ये हमारा एक मान के चलिए कि इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस रहेंगी, तो इसमें हम केवल 10-5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अच्छा, हमारे प्रश्नों के सॉल्व करने की प्रवृत्ति जो रहेगी वो ऐसी रहेगी कि हम उसके आसपास के जितने फैक्ट्स हैं या जहां से प्रश्न बन सकते हैं उनको बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि साथ ही जो हम वो प्रश्न कर रहे हैं वो तो प्रश्न हमारा तैयार हो रहा है, साथ ही उस प्रश्न के आसपास के जो तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो भी बहुत इजीली टैकल हो जाएं। तो इसी क्रम में हम शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, और हमारे ऑप्शंस हैं, आप लोग अगर ऑनलाइन हैं तो आप अपना जवाब देते रहिए कमेंट बॉक्स में कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपके ऑप्शंस हैं 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, इसमें क्या उत्तर होगा, 8 मिनट उत्तर होगा। बिल्कुल, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 8 मिनट। लेकिन क्या एग्जैक्टली 8 मिनट ही उत्तर होना चाहिए? बिल्कुल परेशान नहीं हुई है कि अगर आपको 8 मिनट नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या होगा। जैसे देखिए कि हमारा जो प्रकाश है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल करता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, और इस क्रम में हमारी पृथ्वी जो है लगभग हमारे सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, बिल्कुल बबीता जी, 8 मिनट 16 सेकंड, बिल्कुल ये उत्तर हो सकता है। अब यहां पर एक चीज गौर करनी है आपको कि क्या 8 मिनट, जैसे बबीता जी ने बताया कि क्या 8 मिनट 16 सेकंड होगा तभी सही उत्तर होगा, या 8 मिनट होगा तभी सही उत्तर होगा, क्या 8 मिनट 20 सेकंड होगा तब सही उत्तर नहीं होगा, क्या 8 मिनट 6 सेकंड होगा तब भी उत्तर सही नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, 8 मिनट मोनिका जी ने कहा है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 6 सेकंड, जो भी आपको मिल रहा है, 8 मिनट से लेकर और 20 सेकंड तक के बीच में जो भी डेटा आपको मिल रहा है वो एकदम करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि आयोग ने यह प्रश्न जीआईसी 2012 में पूछा है। अब उसमें सबसे नजदीक उत्तर क्या होगा, 8 सेकंड तो होगा नहीं, 1 मिनट तो होगा नहीं, 15 मिनट भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसमें उत्तर होगा इस हिसाब से 8 मिनट। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 8 मिनट 16 सेकंड मिलता है, आपको ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड मिलता है, आपको ऑप्शन में 8 मिनट 6 सेकंड मिलता है, तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर सही होगा। 9 से 10 मिनट होगा तब उत्तर गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो हमारा ये जो प्रश्न है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, इसमें लगता है 8 मिनट 16 सेकंड, 20 सेकंड, 6 सेकंड, जो भी उत्तर, जो भी आपके ऑप्शन में आपको दिख जाए आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा जो कि जीआईसी 2020 में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, सौर ऊर्जा का कारण क्या है, यानी जो सूर्य में उष्मा है, सूर्य में जो ऊर्जा है उसका कारण क्या है, यह आपसे प्रश्न में पूछा गया है जीआईसी 2012 में आपसे। चलिए कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देते रहिए कि क्या इसका सही उत्तर होगा। बहुत सरल प्रश्न मैं मानूंगा इसको, और इसका उत्तर जाहिर सी बात है आप दे सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको कि सौर ऊर्जा का कारण क्या होगा। यहां कंफ्यूजन वाली स्थिति बन सकती है। मोनिका निगम जी ए, अनुभव जी ए, बिल्कुल आप बहुत सही उत्तर पर पहुंच चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, संलयन प्रक्रिया। अब जानते हैं कि क्या होता है और ये कैसे होता है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल जी, दो का यही सही होगा, संलयन प्रक्रिया। अब समझिए ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। इस सूर्य के वायुमंडल में 3 परतें हैं। एक तो हमारा क्रोमोस्फेयर है, एक फोटोस्फेयर है और एक कोरोना है। इसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं, प्रकाश मंडल या दीप्ति मंडल बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश मंडल। ये हमारा वर्ण मंडल है और ये हमारा क्या है, कोरोना। चलिए आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, ये बताइए कि सर जी जीएस चल रहा है कि सब्जेक्टिव? नहीं, अभी जीएस चल रहा है बबीता जी,
सब्जेक्ट तब चलेगा जब हम लोग सामान्य अध्ययन के PYQs को कर लेंगे, क्योंकि सबका फोकस स्पेशली सब्जेक्ट पर होता है, पर सब्जेक्ट के साथ हम कहीं ना कहीं इस बात को दरकिनार कर जाते हैं कि हमारे सामान्य अध्ययन में क्या आएगा। और मैं ऐसे कई विद्यार्थियों को जानता हूं जो निश्चित तौर पर अपने सामान्य अध्ययन में 30 में 6-7 प्रश्न करके और अंतिम सूची से या प्रारंभिक परीक्षा की सूची से बाहर रहे हैं। तो मैं उनका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूं। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए हम पहले इन प्रश्नों को चलेंगे, सामान्य अध्ययन को हम फोकस करेंगे और उसके बाद फिर हम जो आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे जिनमें आपको कठिनाई का अनुभव हो रहा होगा, हम उनके साथ बहुत अच्छे से चीज़ों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें केवल सामान्य अध्ययन के पर्सपेक्टिव से चल रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा इतने सिंपल प्रश्न उसमें नहीं पूछे जाते हैं। उसमें सैद्धांतिक पक्ष ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें थॉट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम जब थॉट्स को लेकर आएंगे या सैद्धांतिक पक्ष को लेकर आएंगे तो आपको ये पहले बता दिया जाएगा कि अब चीज़ें जो हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से या विषय के हिसाब से चल रही हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? संलयन प्रक्रिया। हाँ, मेरा प्रश्न आपसे ये था, बबीता जी, मोनिका जी और अनुभव जी, आप लोग ये बताइए कि सूर्य की जो कोरोना या किरीट परत है वह हमें कब दिखाई पड़ती है? बताते रहिए आप कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य के केंद्र में क्या होता है? सूर्य के केंद्र में यहां पर संलयन प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, यहां पर संलयन प्रक्रिया होती रहती है। क्या होता है संलयन? होता यह है कि जो हमारा सूर्य है इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन। इसमें 71% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, साथ ही इसमें 26.5% लगभग पाया जाता है हीलियम, और लगभग 2.5% इसमें क्या पाया जाता है? अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है, बिल्कुल अनुभव जी, सूर्य ग्रहण के समय, शिव प्रसाद जी आप थोड़ा सा गलत हो गए हैं, चंद्र ग्रहण के समय नहीं, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति में दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय हमें किरीट या कोरोना की परतें दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल बबीता। तो हम बात कर रहे हैं कि सूर्य के केंद्र में क्या होता है कि हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाई जाती है और अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिल जाते हैं। हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। तो जब हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे जब ये दोनों जुड़ते हैं तो क्या बनता है? हीलियम बनता है, और साथ ही बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी निर्मुक्त होती है। यही जो अभिक्रिया है ये नाभिकीय संलयन कहलाती है। और नाभिकीय संलयन जो है, बिल्कुल सूर्य ग्रहण, मोनिका निगम जी, सूर्य ग्रहण ही सही उत्तर होगा। तो कोरोना हमें सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई पड़ता है। खैर, फोकस करिए कि सौर ऊर्जा का जो कारण है वो क्या है? संलयन जनित प्रक्रिया है। जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और यही ऊर्जा जो होती है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होती है। ठीक है, ये ऊर्जा क्या होती है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होती है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है, तो संलयन प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित होती है। अब यहीं पर एक प्रश्न और बनता है कि क्या सूर्य एक तारा है? तो बिल्कुल सूर्य एक तारा है। सूर्य जो है वो क्या है? सूर्य एक तारा है, हमारा सूर्य एक स्टार है। और प्रश्न बनता है कि क्या सूर्य का ईंधन, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य का ईंधन क्या है? सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो ईंधन, जैसे आपकी बाइक में आप पेट्रोल डलाते हैं वो उसका ईंधन है, ऐसे ही सूर्य का ईंधन क्या है? आप बता सकते हैं सूर्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो सूर्य का ईंधन यही हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन आपका सूर्य का ईंधन कहलाता है। जब तक सूर्य में या किसी तारे में हाइड्रोजन की उपस्थिति रहेगी और हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहेगा, अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक ही कोई तारा अस्तित्व में रहेगा। जैसे ही हाइड्रोजन समाप्त होगी वैसे तारे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तारे के जीवन चक्र को जब हम सिलेबस में पढ़ रहे होंगे, अनुभव जी बिल्कुल हाइड्रोजन सही उत्तर है, जब हम पढ़ रहे होंगे सूर्य में, जब हम विषय में सूर्य को पढ़ रहे होंगे, तब वहां पर हम तारों के जीवन चक्र के विषय में देखेंगे।
तारों का लाइफ साइकिल क्या होता है, तारे कैसे निरंतर जीवन अपना जीते रहते हैं और कैसे एक स्थिति आने पर वो समाप्त हो जाते हैं, ब्लैक होल कैसे बन जाते हैं तारे, तारों में रेड जाइंट की प्रक्रिया कैसे घटित होती है, लाल दानों जिनको कहने पर तो नाम सुन के डर लग जाए पर ये एक्चुअल में भौगोलिक शब्दावली है, लाल दानों, श्वेत वामन, काला वामन, ब्लैक होल, कृष्ण विवर, न्यूट्रॉन और पल्सर, ये सारे तारे हम वहां पर देखेंगे। साथ ही वहां पर हम एक तारा सिद्धांत, द्वितारा सिद्धांत, सूर्य बना कैसे, सूर्य आया कैसे, चैम्बरलिन, लाप्लास, बिग बैंग और ये सारी चीजें भी हम पढ़ते रहेंगे। तो सूर्य की जो ऊष्मा का स्रोत है वो क्या है, हाइड्रोजन। ये प्रश्न पूछा जाता है कि तारों का ईंधन क्या है, तो तारों का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। अब सूर्य से संबंधित हम और कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमें कौन सी ऐसी परत है सूर्य की जो हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ती है, सूर्य की कौन सी परत है जो हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ती है, तो कौन सी परत दिखाई पड़ती है, आप कमेंट में आंसर करते रहिए। कौन सी परत है जो हमें सूर्य से दिखाई पड़ती है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल अथवा कोरोना, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल अथवा कोरोना, निम्न में से कौन सी परत हमें दिखाई पड़ती है पृथ्वी से। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं सूर्य की कौन सी परत हमें दिखाई पड़ती है। सूर्य में जो हमें प्रकाश मंडल है वो धरती से दिखाई पड़ता है, जो फोटोस्फेयर है, बिल्कुल अनुभव जी, फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर हमें दिखाई पड़ता है कहां से, पृथ्वी से। तो आप ये याद रखिएगा कि सूर्य की दिखाई देने वाली परत जो है कौन सी है, प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर है, इसी को हम दीप्ति मंडल भी कहते हैं। वर्णमंडल हमें दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल मोनिका जी, प्रकाश मंडल सही होगा। हमें वर्णमंडल नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि वर्णमंडल के पास ये क्षमता होती है कि वह रंगों का अवशोषण कर लेता है और वो चांदी जैसे चमकदार होता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि वर्णमंडल जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि प्रकाश मंडल हमें यहाँ से दिखाई पड़ता है। और कोरोना हमें किस स्थिति में दिखाई पड़ता है, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तब हमें कोरोना या किरीट दिखाई पड़ता है। कोरोना शब्द से परिचय 2019 में नहीं हुआ, ये हमारे यहाँ बहुत पहले से सूर्य की तीसरी वायुमंडलीय परत है। ठीक है, हम जब विषय पढ़ रहे होंगे तब इसमें सन स्पॉट के बारे में और सोलर रेडिएशन के बारे में, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन जिसे आप सूर्यातप कहते हैं, उसमें हम GT वार्था को पढ़ रहे होंगे, उसमें हम हीट बजट पढ़ रहे होंगे, उसमें हम सैद्धांतिक पक्षों को देख रहे होंगे। तो हम विषय के साथ देखेंगे। अभी सामान्य अध्ययन में आपको इतना जानना है कि सौर ऊर्जा का कारण क्या है, संलयन प्रक्रिया, सूर्य एक तारा है, जिस तारे के ईंधन का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन है, और सूर्य की हमको कौन सी परत दिखाई पड़ती है, प्रकाश मंडल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया था। आप लोग कमेंट में उत्तर करिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन द्वारा, केपलर द्वारा। जो पहले कर देगा भाई उसी को माना जाएगा, नहीं तो ये माना जाएगा लोगों ने चीटिंग कर रखी है। जिसने पहले कमेंट किया उसी को हम मानेंगे कि उसने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन द्वारा दिया गया, केपलर द्वारा दिया गया, गैलीलियो द्वारा दिया गया, कोपरनिकस द्वारा दिया गया। इसका मतलब, चलिए, तो ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया है, केपलर द्वारा। बिल्कुल शिव प्रसाद जी, बिल्कुल केपलर द्वारा दिया गया है। चलिए, अब ये मानना चाहिए हमको, ये माना जाएगा कि भैया और लोग चीट करके दे रहे हैं, इसलिए कमेंट में पहले और पहले पाव की प्रतियोगिता यहाँ चल रही है। जो पहले आंसर करेगा उसी को इसका विनर माना जाएगा कि उसने सही दिया है आंसर। ठीक है, तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है, केपलर द्वारा दिया गया है। केपलर द्वारा ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम दिए गए हैं। केपलर द्वारा क्या किया गया है, ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम हमको दिए गए हैं। बिल्कुल मोनिका निगम जी, बी सही आंसर होगा। 3 नियम दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि जो ग्रहों की परिक्रमण स्थिति होती है वो कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है, उसके बाद समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, ये सारी चीजें। जब हम बात करें केपलर की, तो केपलर ने तो ग्रहों संबंधी नियम दिया, लेकिन न्यूटन का क्या खगोलकी में कोई योगदान है, न्यूटन का खगोलकी में योगदान, गति संबंधी नियम, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो ये सारी चीजें गुरुत्वाकर्षण पर टिकी हैं। हम पढ़ेंगे भी जब पढ़ रहे होंगे,
जैसे हम जब मून पढ़ रहे होंगे खगोल की के अंतर्गत, तो हम ये देखेंगे कि मून पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या है, निम्न है। कितना है, 1/6 है। इसीलिए मून पर हमारा भार, तो अगर पृथ्वी पर कोई मान लीजिए 60 किलो का है, उसको लग रहा है कि मेरा वजन ज्यादा है, तो नहीं भाई, आपका वजन ज्यादा नहीं है, आप गलत गोले पर जन्म ले लिए हैं। आप चंद्रमा पर चले जाइए, आपका वजन 10 किलो मात्र रह जाएगा। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए। ठीक है, बिल्कुल। इसके साथ ही गैलीलियो महोदय, गैलीलियो का क्या योगदान रहा है खगोलकी में? गैलीलियो महोदय ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1610 में क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था। और इस दूरबीन के आविष्कार के बाद इन्होंने बृहस्पति ग्रह को देखा। किस ग्रह को देखा था? बृहस्पति ग्रह को देखा था। प्रश्न पूछा जाता है कि किसने दूरबीन से बृहस्पति को देखा था? तो दूरबीन से बृहस्पति को किसने देखा था? गैलीलियो द्वारा देखा गया, जिनको गैलीलियो गैलीली कहते हैं। हम इन लोगों को पढ़ेंगे सिद्धांत में बहुत अच्छे से, थॉट्स में इन लोगों को हम मेंशन करेंगे। तो गैलीलियो गैलीली जो हैं, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और इन्होंने सबसे पहले किस ग्रह को निहारा? बृहस्पति को देखा, जिसको हम गैसियस प्लैनेट को कहते हैं, जिसको हम ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं। बिल्कुल, दूरबीन गैलीलियो। तो बृहस्पति के इन्होंने 4 उपग्रह देखे। जैसे मान लीजिए बृहस्पति है, तो बृहस्पति के चारों तरफ इन्होंने 4 उपग्रह घूमते हुए देखे। हालांकि बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या वर्तमान में बहुत ज्यादा है, और कभी बृहस्पति जो था वो हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में स्थितियां बदली हुई हैं, और वर्तमान में इसका स्थान किसने ले लिया है? शनि ने इसको ले लिया है, और शनि वर्तमान में हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक ग्रहों वाला ग्रह है। वर्तमान में बृहस्पति नहीं है, बृहस्पति सेकंड स्थान पर आता है। ठीक है, तो इन्होंने 4 ग्रहों को देखा, जिनको यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, और आयो। ये 4 ग्रह थे, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड, जिनको बृहस्पति, जिनको किसने देखा था? गैलीलियो ने। और किससे देखा था? दूरबीन के माध्यम से देखा था। जब इन्होंने इस उपग्रहों को देखा, तो इन उपग्रहों को कहा जाने लगा गैलीलियो के उपग्रह। अगर कभी प्रश्न पूछता है कि गैलीलियो के उपग्रह किसको कहते हैं, कौन से ऐसे उपग्रह हैं जो गैलीलियो के उपग्रह हैं, या ऐसा दे दे कि कौन से ऐसे उपग्रह हैं जो गैलीलियो के उपग्रह नहीं है, और उसमें यूरोपा, कैलिस्टो, आयो और गैनीमेड दे दे, और साथ ही दे दे आपको एक डीमोस, तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से डीमोस नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन से 4 हैं जो गैलीलियो के उपग्रह कहलाते हैं? यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड और आयो। ठीक है, बिल्कुल, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड और आयो, जिनको हम क्या कहते हैं? बृहस्पति का उपग्रह कहते हैं। आपको ये पता होगा कि गैनीमेड जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सौरमंडल में उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? गैनीमेड है। तो गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जीआईसी 2009 का प्रश्न है ये कि ग्रहों के गति के संबंधी नियम किसने दिए? तो केपलर द्वारा। अब गैलीलियो के बाद हम कॉपरनिकस के योगदान को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। क्या कॉपरनिकस का योगदान खगोल की पढ़ने वाला व्यक्ति भूल सकता है? बिल्कुल नहीं भूल सकता है, क्योंकि माना यह जाता है, मैं पहले कह रहा हूं माना यह जाता है, उससे पहले भारत में और चीजें घट चुकी थी। माना यह जाता है कि कॉपरनिकस द्वारा सबसे पहले हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कौन से सिद्धांत का? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। कॉपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत क्या है? 2 सिद्धांत हमको पढ़ने होते हैं इसमें, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत और भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत के साथ टॉलमी को जोड़ा जाता है, जबकि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को के साथ किसको जोड़ा जाता है? हाँ, इसके समर्थन में और सारे कई जोग्राफर रहे हैं, तो उनको हम थॉट पढ़ने के दौरान पढ़ेंगे। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में क्या कहा इन्होंने कहा कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य कहाँ है? ब्रह्मांड के केंद्र में है, और पृथ्वी सहित सभी ग्रह जो हैं वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। क्या बताया? कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं।
इससे पहले ये माना जाता था, इससे पहले भूकेंद्र सिद्धांत चलन में था, और भूकेंद्र सिद्धांत में ये माना जाता था, क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि भाई पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर लोग रह रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं पृथ्वी से लगाव था। तो उन्होंने सोचा कि यार दिन रात तो हमको सूर्य चलता दिखता है, पृथ्वी की गति का उनको अनुभव हुआ नहीं था कि पृथ्वी भी गति कर सकती है। तो जब उनको पृथ्वी की गति का अनुभव नहीं रहा तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में वो विश्वास नहीं करते थे। किसमें विश्वास करते थे? भू केंद्रीय सिद्धांत में, जिसमें कहा जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य केंद्र में, और इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल शिव प्रसाद जी, सूर्य को केंद्र में मानते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में, और सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले भूकेंद्रीय सिद्धांत चलन में था और पृथ्वी को केंद्र में माना जाता था। और ये जो तथ्य था इसको तत्कालीन धार्मिक पुस्तकों में उल्लेखित कर लिया गया। जब तत्कालीन धार्मिक मान्यता इसको प्राप्त हो गई कि भाई पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, तो हुआ क्या? अगर कभी भी धर्म पर हस्तक्षेप होता है, किसी विद्वान द्वारा धर्म पर हस्तक्षेप किया जाता है, किसी सैद्धांतिक व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर धर्म पर हस्तक्षेप किया जाता है, तो सामान्यतः उस समय वहां पर, क्योंकि यूरोपवासियों में क्या था कि धर्म की सत्ता या चर्च की सत्ता वहां पर काफी ज्यादा प्रबल थी। तो जब धर्म पर हस्तक्षेप की बात आई कि अभी तक तो हम मान रहे हैं कि पृथ्वी केंद्र में है, अर्थ हमारी केंद्र में है, अब आप कहां से आके बता रहे हो कि सूर्य केंद्र में है, तो क्या हुआ कि इनको चौराहे पर एक लाया गया और जनता से पूछा गया कि बताइए भैया, अगर कोई व्यक्ति हमारे धर्म पर हस्तक्षेप करे और ये कह दे कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है, तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? तो लोगों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल सूली पर टांग दिया जाना चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे भूगोल के इतिहास में कि कोपरनिकस महोदय को क्या किया गया? सूली पर टांग दिया गया 1543 में। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण रहा, नहीं तो शायद और भौगोलिक जानकारियों के बारे में हमको थोड़ा सा सिद्धांत हमारे और क्लियर हो गए होते। तो कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा, संध्या का तारा भी कहा जाता है? आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में कि निम्नलिखित ग्रहों में किसको सुबह का और संध्या का तारा कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, मंगल, शनि। और ये जीडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। जीडीसी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए मोनिका निगम जी कि किस ग्रह को सूर्य का, संध्या का तारा और सुबह का तारा कहते हैं? बी, बिल्कुल 7 करोड़ आप जीत गई हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? वीनस होगा, बिल्कुल शुक्र होगा। आप 7 करोड़ जीत गए हैं। तो हमारा प्रश्न था जीडीसी 2013 का कि किस ग्रह को सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है? सुबह और संध्या का तारा कहा जाता है। उत्तर हमारा हुआ शुक्र ग्रह। हम समझते हैं कि क्यों कहा जाता है। क्या होता है कि हमारा जो शुक्र है, वीनस जो है, आपको पता होगा कि यूनानी धर्मशास्त्रों में शुक्र को सुंदरता की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरता की देवी। ठीक है, सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, तो शुक्र ग्रह जो है ये हमें सुबह दिखाई पड़ता है पूरब दिशा में। किस दिशा में दिखाई पड़ता है सुबह? पूरब दिशा में दिखाई पड़ता है, पूर्व में। ऐसे ही शाम को हमको ये पश्चिम दिशा में दिखाई पड़ता है। तो सुबह और शाम दोनों अवस्थाओं में दिखाई पड़ने के कारण क्या कहलाता है? सुबह और शाम दोनों परिस्थितियों में दिखाई पड़ने के कारण इसे क्या कहते हैं? सुबह का तारा, क्योंकि सुबह को दिखाई पड़ता है किस दिशा में? पूर्व में। और इसको संध्या का तारा कहते हैं क्योंकि ये पश्चिम में भी दिखाई पड़ता है। क्या शुक्र से संबंधित यही सवाल हमसे बन सकता है? भोर का तारा और संध्या का तारा किसे कहते हैं? बिल्कुल नहीं। शुक्र के विषय में आपने एक तथ्य जान ही लिया कि शुक्र को सुंदरता की देवी कहते हैं यूनानी धर्मशास्त्रों में। सुबह और शाम ये दिखाई पड़ता है। अब हम इसके साथ और चीजों को देखते हैं कि शुक्र के साथ और क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं। चलिए, शुक्र को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर ग्रह। प्रेशर कुकर ग्रह कहते हैं। प्रेशर कुकर ग्रह क्यों कहते हैं भाई? ये भी समझ जाएंगे हम, और चीजें पहले समझ लें। शुक्र को हम सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं।
सर्वाधिक चमकीला ग्रह। साथ ही हम शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन। ठीक है, शुक्र को बिल्कुल गर्म ग्रह भी कहते हैं शिवप्रसाद जी। तो शुक्र को प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं, सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। साथ ही इसको प्रेशर कुकर, संध्या का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको प्रेशर कुकर ग्रह? तो शुक्र जो है इसके चारों तरफ गैसों के बादल होते हैं। शुक्र के चारों तरफ क्या होते हैं? गैसों के मेघ होते हैं, गैसों के बादल होते हैं। तो जब सूर्य से सौरिक विकिरण इसके अंदर प्रवेश करता है तो शुक्र की सतह को पूर्णतः गर्म कर देता है, शुक्र की सतह पूर्णतः गर्म हो जाती है। लेकिन इसके जो मेघ हैं, तो जब सूर्य यहां से हटता है और इसके दूसरे पार्ट पर जाता है तो यहां से जब दीर्घ तरंगीय विकिरण, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन का उत्सर्जन होता है, वो इसके मेघों से बाहर नहीं जा पाती हैं, इसके मेघों को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो नहीं निकल पाती हैं तो इसकी सारी ऊष्मा जो है वो इसी में बंद रह जाती है, बंद रह जाती है। तो ये लगातार गर्म होता जाता है, इसीलिए इसको सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कहते हैं। और मतलब आप इमेजिन करिए कि ऐसा प्रेशर कुकर जिसमें प्रेशर रिलीज करने के लिए ऊपर उसमें सीटी नहीं लगी हो, तो शुक्र ऐसा ही ग्रह है जो लगातार गर्म तो हो रहा है लेकिन इसमें सीटी नहीं लगी हुई है कि यहां से प्रेशर को ये रिलीज कर दे, क्योंकि दीर्घ तरंगे विकिरणों के लिए अवरोध पैदा करते हैं जो इसके सम्मुख चारों तरफ इसके बादल होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे सबसे चमकीला क्यों हो जाता है? कुछ सौरिक विकिरण जो हैं वो यहां जाकर परावर्तित हो जाते हैं। जब परावर्तित हो जाते हैं तो यहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ती हैं, आग की लपटें उठती दिखाई पड़ती हैं, इसलिए हमको ये सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ग्रहों में हमारे सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें जो हैं वो परावर्तित हो जा रही हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी से घनत्व संबंधी समानता के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसमें घनत्व जो है पृथ्वी का वो लगभग इसी के समान होता है। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग का घनत्व इसका होता है और उस शुक्र का भी घनत्व ऐसा ही है। तो शुक्र और पृथ्वी में घनत्व संबंधी समानता है। साथ ही यह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी है। प्रश्न अगर बनेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो आपका उत्तर क्या होगा? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ऐसे बुध के विषय में आप जानते होंगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बुध है। मंगल जो है इसको युद्ध का देवता कहते हैं। यूनानी धर्मशास्त्र में इसको क्या कहते हैं? युद्ध का देवता। और युद्ध के देवता के 2 घोड़े माने जाते हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस, जिनको सामान्यतः अगर यूनानी धर्मशास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें तो डर और दहशत नाम दिया जाता है। फोबोस और डीमोस, बिल्कुल 5.5 5.25 5.52 बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं शनि की तरफ। शनि जो है ये क्या है भाई? ये वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो शनि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, याद रखिए, बिल्कुल 5.52। शनि वर्तमान में क्या है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। ठीक है, जो विगत वर्षों में खोजे गए उपग्रह हैं उनके कारण शनि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। और शनि को फेमस तौर पर क्या कहते हैं? वलयों वाला ग्रह या छल्लों वाला ग्रह। लेकिन ये याद रखिए, जब हम खगोलकी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तब हम आपको बताएंगे कि केवल शनि ऐसा ग्रह नहीं है जिसके पास वलय हैं। तब हम आपको ये बताएंगे केवल शनि ऐसा नहीं है जिसके पास वलय हैं, अन्य कोई ग्रह भी ऐसे हैं जिनके पास वलय हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा शनि के साथ रहा। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने ईयर वर्ष पूर्व? 3 बिलियन ईयर एगो, 3.5 बिलियन वर्ष पहले, 4 बिलियन वर्ष पहले और 4.5 बिलियन वर्ष पहले। आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए। शनि को गैसों का गोला कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सभी गैसियस प्लेनेट हैं, ये सभी गैसियस प्लेनेट हैं। बिल्कुल, जब हम खगोल की पढ़ रहे होंगे तो किसको पीला ग्रह कहते हैं, किसको हरा ग्रह कहते हैं, किसको नीला ग्रह कहते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं, किसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। शिव प्रसाद प्रजापति जी सी बता रहे हैं 4 बिलियन वर्ष पहले।
और किसी का उत्तर इसमें कुछ? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पहले आइए, पहले पाइए 7 करोड़ का है इनाम, बताइए। जो सही उत्तर देगा उसी को माना जाएगा। उसके बाद सही उत्तर देने वाले को ये मानेंगे कि भाई उन्होंने चीट कर रखा, इसलिए पहले कमेंट करिए और पहले जवाब में आपका नाम लिया जाए। हमारा प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? चलिए चलिए, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 3.5 बिलियन ईयर एगो। अब ये जान लीजिए कि ये उत्तर क्यों होगा, और अगर कुछ और होता ऑप्शन तो वो उत्तर क्यों होता। ये बहुत ध्यान देने की बात है। ध्यान देने की बात कैसे है? हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लगभग 4.6 या 4.5 बिलियन ईयर एगो मानी जाती है, ठीक है। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही जीवन आ गया? क्या पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही जीवन आ गया? नहीं। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ जीवन क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन हमारी क्या है? प्राणवायु है। जब हम पारिस्थितिकी पढ़ रहे होंगे तब हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन क्या है? हमारी प्राणवायु है। और जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तुरंत ही जीवन नहीं आ गया था, ये ध्यान रखिएगा। पीहू भारती जी डी कह रही हैं 4.5 बिलियन वर्ष। नहीं पीहू जी, शिव प्रसाद जी और पीहू जी आप अभी गलत जा रहे हैं, और एक बार प्रयास करिए। तो हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 4.6 बिलियन ईयर एगो हुई। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी क्या थी? गर्म गैस का गोला थी। कैसी थी? गर्म गैस का एक गोला थी। तब यहां ऑक्सीजन का सांद्रण ना के बराबर या बहुत कम हुआ करता था। अब इस गर्म तप्त गोले में, मोनिका निगम जी बी, बिल्कुल बी करेक्ट उत्तर होगा इसका। अभी प्रश्न के लिहाज से ये उत्तर करेक्ट होगा। जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न या सभी जो ऑप्शन आयोग बना रहा है उनमें कोई सही उत्तर भी हो, लेकिन आयोग जो मानेगा हमको उनको लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उसके आसपास के तथ्यों को हम देख लेंगे कि भविष्य में जब सवाल ऐसा बनता है तो हमसे कोई गलती नहीं हो, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई। जैसे जैसे ठंडी होनी शुरू हुई वैसे वैसे क्या हुआ कि वैसे वैसे हमारे यहाँ ऑक्सीजन का सांद्रण बढ़ता गया। जैसे जैसे ऑक्सीजन का सांद्रण बढ़ता गया वैसे ही पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होती गई, और जैसे ही जल आया, समुद्र का अस्तित्व प्रकट में आया, वैसे ही समुद्र में कुछ रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। वैसे ही समुद्र में क्या हुआ? रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। और जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे पृथ्वी पर बढ़ा, वनस्पतियां उगी, वैसे ही वो जीव जो हैं वो रीढ़ विहीन जीव रीढ़ वाले हो गए, और उसी में से कुछ उभयचर होकर और पृथ्वी पर आना शुरू हो गए। तो पृथ्वी पर जीवों की जो उत्पत्ति का क्रम है, जो आयोग ने उत्तर माना है वो तो क्योंकि निकटतम उत्तर होगा, लेकिन क्योंकि आयोग भी एनसीईआरटी को अपना क्लेम बुक मानता है, एनसीईआरटी को अपना आधार मानता है, और एनसीईआरटी इसको 3.8 बिलियन ईयर मानती है। 3.8 बिलियन ईयर। तो अगर आपको 3.8 बिलियन और 3.5 बिलियन ईयर दोनों मिल जाता है तो आप बिल्कुल 3.8 बिलियन को प्रायोरिटी देंगे, और 3.8 बिलियन ईयर जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगर भविष्य में मान लीजिए आयोग 3.5 बिलियन मान लिया, 3.8 और 5 दोनों है आंसर में, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी में 3.8 बिलियन लिख रखा है, ठीक है। तो अभी तो निकटतम उत्तर क्या हो जाएगा? 3.5 बिलियन ईयर। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? जीडीसी 2017 का प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? गर्मी में, बसंत में, पतझड़ में, सर्दी में? आंसर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? क्रिसमस सबको पता है ना कब मनाया जाता है भाई? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। डी गर्मी। मोनिका निगम जी डी सर्दी, और शिव प्रसाद प्रजापति जी गर्मी। शिव प्रसाद प्रजापति जी, आपको इस
सेशन का विनर घोषित किया जाता है? बिल्कुल गर्मी में मनाते हैं। हम इस प्रश्न के साथ कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मनाया जाता है, क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं, हम उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। और उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, कि हमारा जो इंडिया है 8 डिग्री पर यहीं कहीं पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो दिसंबर में जब मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो हमारे यहाँ क्या होती है? सर्दी होती है। क्योंकि आपको पता होगा दिसंबर आने वाला है और आप अब रजाइयां निकाल चुके होंगे, स्वेटर धारण कर लिया होगा आपने, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ कब मनाया जाता है? सर्दी में मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न को ध्यान देना है कि इसमें लिखा है ऑस्ट्रेलिया वासी, यही इसका मेन कीवर्ड है। कौन? ऑस्ट्रेलिया वासी। और ऑस्ट्रेलिया वासी कब मनाते हैं? गर्मी में मनाते हैं। समझिए कैसे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध का देश है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ का देश है? दक्षिणी गोलार्ध का देश है। और दक्षिणी गोलार्ध में जब हम बात करेंगे पृथ्वी के गतियों की, मान लीजिए हमारा सन है और हमने पृथ्वी की 4 अवस्थाएं बना दी। ये हो गई 21 मार्च की अवस्था, ये हो गई 21 जून की अवस्था, ये हो गई 23 सितंबर की अवस्था, और ये हो गई 22 और 23 दिसंबर की अवस्था। तो हमारा सूर्य जो है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को किस पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। जब सूर्य हमारा भूमध्य रेखा पर होता है तो हमारे यहां आप इमेजिन करिए, मार्च और पीयू भारती जी ए, मोनिका निगम जी ए, ठीक है, बिल्कुल गर्मी में। तो हमारे यहां मार्च में और सितंबर में कैसा मौसम होता है? एकदम बढ़िया चिल, न गर्मी न ठंडी, मजेदार मौसम, आराम से आप रहिए। तो सूर्य क्योंकि क्या होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। जब भूमध्य रेखा पर होता है तो सूर्यातप की जो मात्रा है वो पृथ्वी को बराबर मात्रा में प्राप्त होती है। यानी सूर्य की ऊष्मा जो है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है, इंसोलेशन जिसे सूर्यातप कहते हैं, वो हमें बराबर मात्रा में मिलता है। बराबर मात्रा में मतलब कि क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर है तो आधा इस क्षेत्र में आधा उस क्षेत्र में, दोनों जगह बराबर गर्मी प्राप्त होती है। लेकिन जब सूर्य हमारा 21 जून की अवस्था पर अर्थात कर्क रेखा पर होता है, तो आप देखिए जून में अपने यहाँ क्या स्थिति होती है उत्तर भारत में? जून में उत्तर भारत में गर्मी का मौसम होता है ना? बहुत प्रचंड वाली गर्मी पड़ती है। आपको कंबल समेट के रख देना होता है, आप कूलर और एसी के सहारे बिना नहीं जी पाते हैं। ऐसे ही जब दिसंबर की स्थिति आती है तो दिसंबर में हमारा सूर्य जो है वो मकर रेखा पर होता है। ठीक है, मकर रेखा पर होता है। और क्योंकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध की रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ है ये, है ना, 23.5 डिग्री साउथ है। तो 23.5 डिग्री साउथ होने के कारण अर्थात मकर रेखा होने के कारण क्या होता है? जब सूर्य यहां होगा, दिसंबर में सूर्य कहां होगा? मकर रेखा पर। और दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर होगा। और क्रिसमस कब मनाया जाता है? क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। और आपको पता है कि 22-23 दिसंबर को सूर्य हमारा मकर रेखा पर है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के पास से गुजर रही है। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रही होगी? दिसंबर में गर्मी हो रही होगी। तो जब वो क्रिसमस मना रहे होंगे तो वहां पर क्या हो रही होगी? गर्मी हो रही होगी। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या हो रही होगी? क्रिसमस के मौसम में गर्मी हो रही होगी। जबकि भारत के सेंस में बात करें, अगर यहां पर लिखा होता कि उत्तरी गोलार्ध में क्रिसमस किस मौसम में मनाते हैं, तो उत्तर क्या हो जाता? उत्तर डी हो जाता। लेकिन क्योंकि यहां पूछ रखा है उसने कि ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध का देश है, इसीलिए उत्तर क्या होगा? गर्मी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जीडीसी 2017 में पूछा गया है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ओपेक। प्रश्न पूछा है कि ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955, 1960, 1965 और 1970। तो कब हुई थी हमारी स्थापना? ये हमारे यहाँ ओपेक में यहाँ क्या हुआ कि जो विश्व में जो पेट्रोलियम भंडारक देश हैं, जहां पर पेट्रोलियम रिजर्व अच्छी मात्रा में पाया जाता है, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक संगठन बना लेते हैं। बिल्कुल, वियना, हाँ, ओपेक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां पर है? वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना।
चलिए शिवप्रसाद जी, आप ये बताइए कि अपने स्थापना के दौर में ओपेक कहां पर, ओपेक का मुख्यालय कहां पर था? तो ओपेक जो है वो कुछ हमारी जो पेट्रोलियम के भंडारण वाली कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, और संगठन बनाने पर क्या हुआ कि हम भाई एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखेंगे और जिसके आधार पर हम देशों को या विश्व को पेट्रोल निर्यात करेंगे उसी आधार पर। तो इसी के लिए इन्होंने इराक के बगदाद में एक सम्मेलन किया। कहां पर? इराक के बगदाद में एक सम्मेलन किया। इराक के बगदाद में एक सम्मेलन किया जिसे बगदाद सम्मेलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बगदाद सम्मेलन कहते हैं। और इस बगदाद सम्मेलन में ओपेक की स्थापना हुई, जिसमें संस्थापक के तौर पर 5 सदस्य हुआ करते थे। संस्थापक के तौर पर कितने सदस्य हुआ करते थे? 5 सदस्य। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने सदस्य होते थे। कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताते हैं। मोनिका निगम जी, ऑप्शन बी 1960। बिल्कुल मोनिका जी, 1960 इसका सही उत्तर होगा। तो क्या हुआ कि जो ओपेक है इसका सम्मेलन कहां पर हुआ? इराक के बगदाद में हुआ। कब हुआ? 1960 में। अब इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? 5 सदस्य इसके संस्थापक थे। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां यह गौर करने की बात है, यह गौर करने की बात है कि अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि कितने संस्थापक देश थे, प्रश्न 2 हिसाब से बन सकता है, कितने संस्थापक देश थे, या फिर एक प्रश्न बन सकता है कि कितने टोटल मेंबर कंट्रीज हैं। तो वर्तमान परिदृश्य और संस्थापक देशों के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना होगा। तो अगर पूछा जाता है कितने संस्थापक देश थे, तो हमें उत्तर देना है 5। इस समय क्या हुआ कि हमारा वेनेजुएला, आपको पता होगा, अगर पर्टिकुलरली देश की बात करें, हम लोग इसको आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे भी, अगर पर्टिकुलरली देश की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व अगर किसी देश के पास है तो वो आपका वेनेजुएला है। इसीलिए वेनेजुएला की हालत खराब है। वेनेजुएला में आपको पता होगा कि माराकाइबो झील है। माराकाइबो लेक जो है वो विश्व में पेट्रोलियम के रिच क्षेत्र में आती है, रिच रीजन में आती है। हम इसको आर्थिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे भी। तो वेनेजुएला, साथ ही कुवैत, ईरान, जाहिर सी बात है इराक में सम्मेलन हुआ तो इराक होगा ही, और सऊदी अरब। सऊदी अरब, ये इसके 5 सदस्य देश हैं। ठीक है, हाँ, संस्थापक मेंबर इसके कितने थे? 5 थे, जिसमें कौन कौन था? वेनेजुएला था, कुवैत था, ईरान था, इराक था और सऊदी अरब था। तो ये आपको संस्थापक मेंबर याद रखने हैं। बाकी आप अगर 12 मेंबर टोटल न याद रख पाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बार बार बदलते रहते हैं। कभी इक्वेडोर ने छोड़ दिया, कभी अंगोला ने छोड़ दिया, कभी इंडोनेशिया ने छोड़ दिया, किसी ने ज्वाइन कर लिया। तो आप ये मत याद रखिए कि कौन से अन्य देश हैं, संस्थापक मेंबर याद रखिए और कुल संख्या याद रखिए। कुल संख्या कितनी है ओपेक के देशों की? तो कुल है 12 सदस्य। वर्तमान में ओपेक में कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। अगर संस्थापक पूछ रहा है तो 5 सदस्य हैं। कौन कौन है? वेनेजुएला, कुवैत, ईरान, इराक और सऊदी अरब। ये आपके 5 संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में 12 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जैसा कि शिवप्रसाद जी ने बताया ही था, कहां पर है? वियना में। वियना में। वियना कहां पड़ता है भैया? ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रिया, एक रिवर हम पढ़ेंगे जो कि लगभग 4 राजधानियों से होकर जाती है, तो वहां पर हम फिर वियना का जिक्र करेंगे, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, वियना वगैरह का। ठीक है, कि यहां से कौन सी ऐसी रिवर है जो 4 राजधानियों से होकर जाती है। खैर, तो इसका पहले मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कहां पर था? जेनेवा में। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय कहां रख दिया गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। जीआईसी 2009 में भी प्रश्न पूछा गया, 2012 में भी प्रश्न पूछा गया। प्रश्न बहुत सिंपल है। वेनेजुएला, कुवैत, ईरान, इराक और सऊदी। बिल्कुल मोनिका जी, बहुत सही। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में कन्याकुमारी कहां अवस्थित है? बताइए क्या उत्तर होगा इसका। कन्याकुमारी कहां अवस्थित है? ऑप्शन है आपका भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में,
मकर रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगर आपको समझ है विश्व मानचित्र की तो बिल्कुल बहुत इजी प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है, और नहीं समझ है भैया तो ये अपने आप में टफ हो जाता है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में, शिव प्रसाद प्रजापति जी, कर्क रेखा के उत्तर में। चलिए आपके आंसर को भी हम अपने दिमाग में रखते हैं, अन्य कमेंट्स के बाद हम इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बी व डी, बी और डी, कर्क रेखा के उत्तर में और भूमध्य रेखा के उत्तर में। चलिए और कोई, चलिए हम देखते हैं, खुद ही आपको उत्तर पता चल जाएगा। ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है और यहां पर हमारी है भूमध्य रेखा। भू यानी पृथ्वी और भू के मध्य अगर हमने कोई रेखा खींच दी तो क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है, जिसको आप इक्वेटर, विषुवत जो भी कहना चाहें कहते हैं। अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री ही लेकर चलते हैं। यहीं से भारत की शुरुआत होती है। भारत की शुरुआत कहां से होती है? यहीं से भारत की हमारे शुरुआत होती है। ठीक है, भारत हमारा शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। मोनिका निगम बी, कर्क रेखा के उत्तर में। चलिए देखते हैं, अभी आपको खुद ही उत्तर निकल के दिखेगा, जो सही होगा वो बिल्कुल आएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। अनुभव जी, चलिए हमारा भारत कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से, और कहां एंड होता है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। यह भूमध्य रेखा है, यहां मकर रेखा है, यहां मकर रेखा है। प्रश्न पूछा है कि कन्याकुमारी कहां है? कन्याकुमारी हमारी 8 डिग्री पर पड़ती है। कन्याकुमारी हमारी कहां पड़ती है? 8 डिग्री पर पड़ती है। अब बताइए, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, यहां हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री भारत के मध्य से जो जाती है। अब देखिए पहला ऑप्शन, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ये भूमध्य रेखा है, और वो क्या कह रहे हैं, जो प्रश्न है या ऑप्शन जो है वो कह रहा है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो इधर जाएंगे तो उत्तर, इधर जाएंगे तो दक्षिण। क्या यहां भारत है? कन्याकुमारी का यहां कहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सही उत्तर नहीं होगा, इसको काट दे रहे हैं। कर्क रेखा के उत्तर में, ये हमारी कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के उत्तर में यानी यहां कहीं की बात कर रहे हैं। क्या ये सही उत्तर होगा? नहीं होगा, क्योंकि कहां पर है? नीचे है। मकर रेखा के दक्षिण में, ये हमारी मकर रेखा है, इसके दक्षिण की बात कर रहा है। क्या यहां पर कन्याकुमारी है? बिल्कुल नहीं, यानी ये भी कट जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो ये हमारी भूमध्य रेखा है, और यहां से उत्तर जाएंगे तो आपको कन्याकुमारी मिल जाएगा। इसका मतलब है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी कहां है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, बहुत बेसिक प्रश्न है, इसको गलत नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? फिर से वही लगभग प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। फिर से हम बनाते हैं भारत को, आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, जहां पर इस समय SIR का मुद्दा बड़ा चर्चा में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। टोटल कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं? टोटल 8 राज्य हैं। मोनिका निगम जी बता रही हैं ए। बिल्कुल, अभी इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आंसर आपका निकल जाएगा। अगर आप विनर होंगी तो बिल्कुल आपको। तो हमारा प्रश्न क्या था कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब राज्य आपके सामने हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजर रही है? तो टोटल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें मिजोरम है। क्या ऑप्शन में कहीं मिजोरम है भाई? बिल्कुल, यानी ये होगा ही।
त्रिपुरा है क्या? कहीं त्रिपुरा है? बिल्कुल ये होगा। झारखंड, अच्छा झारखंड नहीं, पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, यहाँ भी पश्चिम बंगाल है। मणिपुर, क्या मणिपुर है कहीं? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मणिपुर का कहीं स्थान नहीं दिख रहा है। मोनिका जी बिल्कुल, जल्दबाजी में गलती हो जाती है कभी कभार। ऑप्शन सी। तो इसमें क्या सही होगा? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 जो है वो सही उत्तर होगा। मणिपुर कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा कि मणिपुर कर्क रेखा पर नहीं पड़ता है। कर्क रेखा पर मात्र 8 राज्य पड़ते हैं जिनके आपको नाम लिखे हुए दिख रहे हैं। अब कर्क रेखा से संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं? कर्क रेखा से संबंधित एक प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है? तो भारत के मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। सर्वाधिक लंबाई इसकी कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे कम दूरी अगर पूछेगा तो कहां पर होगा? राजस्थान में। राजस्थान में जो है कर्क रेखा सबसे कम दूरी तय करती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत में राजस्थान में सबसे कम और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, याद रखिएगा। अब हम बात करें, एक हमारे यहां भारतीय मानक समय रेखा है जिसको आप 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बताते हैं, और कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री है। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि भाई कर्क रेखा और हमारी भारतीय मानक समय रेखा जो है, अनुभव जी बिल्कुल, राजस्थान सबसे कम और एमपी सबसे ज्यादा, बिल्कुल। तो यहां पर हमारे 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री जो है वो एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? बिल्कुल 5 राज्यों से गुजरती है। हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। शिवप्रसाद जी बिल्कुल सही आपका आंसर है। तो भारतीय कर्क रेखा, हमारी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं? तो वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा ऐसा राज्य है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और ये भी प्रश्न आयोग द्वारा किसी वर्ष की परीक्षा में पूछा गया हुआ है कि कौन सी ऐसी रेखा है जो 5 राज्यों में, सॉरी क्या बोलते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ का उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न बहुत प्यारा सा जो बन सकने की संभावना है, नहीं झांसी नहीं होगा। एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है जो बन सकने की संभावना है। एक प्रश्न बनता है, एक यूनेस्को द्वारा एक साइट घोषित की गई थी, उसको अपना विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो वहां से प्रश्न ये बनेगा, जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ ले कि कर्क रेखा भारत के कौन से सैंधव शहर से होकर गुजरती है, यानी सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा शहर है जहां से होकर भारत कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बहुत क्रिएटिव, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बिल्कुल सही। शिवप्रसाद जी बिल्कुल सही। क्या बात कर रहे थे हम लोग कि जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत के किस सैंधव शहर से होकर गुजरती है? तो गुजरात में धौलावीरा जो है, गुजरात के धौलावीरा से जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत के धौलावीरा जो कि सिंधु सभ्यता का स्थल है वहां से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कंचनजंगा शिखर स्थित है, चलिए ऑप्शन में आंसर दीजिए आप। कंचनजंगा शिखर स्थित है कहां पर? नेपाल में, चीन में, भारत में, भूटान में। जीआईसी 2009 का प्रश्न आपसे फैक्ट बेस ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये याद रखिएगा कि आप अगर विषय पढ़ रहे हैं तो उन प्रश्नों को जिनको आप बहुत हल्का समझ रहे हैं कि नहीं ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, उन पर ही ध्यान देते चलिए, क्योंकि आयोग की प्रवृत्ति ऐसी रही है कि वो फैक्चुअल प्रश्न को पूछता है। और अभी बीच का जो 7 साल का गैप रहा, क्योंकि विशेषज्ञ भी बदले हैं, लगभग आयोग ने 2-2, 3-3 बार चीजों को बदला हुआ है, तो मैं उन आधार पर भी प्रश्नों का डिस्कशन कराऊंगा कि अभी प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या रही है, अभी आयोग कैसे कैसे प्रश्न जनरेट करा। ठीक है, इसमें क्या उत्तर होगा? शिव प्रसाद जी का उत्तर है भारत, अनुभव जी का भारत। भाई 2-2 लोग अगर कह रहे हैं भारत तो मैं भी भारत के ही साथ चले जाता हूं। ऑप्शन सी भारत इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। कंचनजंगा के कहां पर स्थित है? भारत में। लेकिन फिर यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा,
यहां पर फिर विवाद की स्थिति बनती है। बिल्कुल अनुभव जी, 8598। अब अनुभव जी ये भी बता दीजिए कि ये भारत में किस स्थान पर आती है, अगर ऊंचाई पूछा जाए तो कंचनजंगा कहां पर स्थित है? भारत में। क्योंकि आयोग भारत मानता है तो इसमें हमको अपनी तरफ से विवाद क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे अगर इसकी एक्चुअल स्थिति देखी जाए तो कंचनजंगा जो है वो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। कहां पर? नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। तो अगर राज्य विशेष भी पूछेगा तो आप सिक्किम उत्तर कर लेंगे। ठीक है, कंचनजंगा भारत में नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। तो भारत में आप उत्तर याद रखिएगा क्योंकि आयोग यही मानता है, और बाकी सिक्किम, बिल्कुल सिक्किम सही होगा। ठीक है, कंचनजंगा के साथ एक विशेषता है, ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। एक प्रश्न पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेकंड पे है शायद, नॉट श्योर। श्योर हो जाइए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपको पता होगा केटू जो है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित केटू, जो वर्तमान में पीओके में स्थित है, पर पीओके हमारा है, आज नहीं कल हमारे अधिकार क्षेत्र में भी आ जाएगा। तो पीओके हमारा है और हम एज ए भारतीय, एज ए इंडियन हम इस चीज को मानते भी हैं और स्वीकारते भी हैं। इसीलिए हमारी सरकार जो है वो पीओके के नागरिकों को और पीओके के लोगों को, साथ ही पीओके में जो जलवायु दशाएं हैं वो सारी चीजें भारतीय जो नेशनल मीडिया है वो दर्शाता रहता है। और पीओके के लोगों को जो जलवायु या समय या वर्षा की स्थिति, ये सारी चीजें हमारे यहाँ से ही पता चलती हैं। ठीक है, भारत का हिस्सा है तो भारत उसको पूरी तरह से कैलकुलेट करके चलता है कि यहाँ पर कैसी स्थिति होंगी। अगर पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? केटू, जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। बिल्कुल शिव प्रसाद जी, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम रेंज पर स्थित है। लेकिन अगर पूछता है कि भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी, यहां पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की हाईएस्ट पीक, लेकिन भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, तब आपको उत्तर करना होगा कंचनजंगा। क्लियर है? तो कंचनजंगा आपको करना होगा, कंचनजंगा हिमालय की उत्तर पूर्व की चोटी है। बिल्कुल, कंचनजंगा जो है वो हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि केटू ऑल ओवर भारत में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, टोटल भारत की बात करें, क्योंकि केटू हिमालय में नहीं बल्कि कहां पर है? ये जो 3 श्रेणियां आपको दिख रही हैं ये ट्रांस हिमालय है, जिसको आप पार हिमालय कहते हैं। जब हम भारत का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे होंगे उस दौरान हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज क्योंकि सिलेबस का डिस्कशन था तो इसलिए मैंने 10 प्रश्नों का संकलन इधर किया था। कल से हम रेगुलर जितने पीवाईक्यू रहे हैं उनको ये दर्शाते हुए कि किन परीक्षाओं में आए हुए हैं और फिर उनके आसपास के सभी तथ्यों को देखते हुए चलेंगे। हमारे संस्थान द्वारा, हमारे द स्मार्ट विजन क्लासेस द्वारा आपको आपके संघर्ष बैच में प्राइमरी लेवल प्राथमिक यूपी टेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं, यह ध्यान रखिएगा। ये आपसे फीस नहीं ले जा रही है, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाती है और डबल क्लासेस आपको भी मिल जाती हैं। साथ ही अगर आपको किसी पर्सनल क्वेश्चन पर कोई डाउट होता है तो वो आप इस नंबर पर हमारे संपर्क करके जान सकते हैं, या हमारी किसी क्लासेस के किसी शेड्यूल के बारे में भी आप जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे यहाँ जितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे हमारे कोर्सेज में हम टीजीटी सभी विषयों के हमारे विशेषज्ञ हमारे पास साथ उपस्थित हैं, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और जेआरएफ, ये सभी कक्षाएं भी हमारे यहाँ संचालित होती हैं। यूट्यूब पर ये क्लासेस 1 से 3 के बीच में रेगुलर रहेंगी और इसमें सभी पीवाईक्यूज होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष
और आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा भूगोल के प्रश्नों को संकलित करके चला जाएगा। पहले हम उन्हीं प्रश्नों को संकलित करेंगे जो कि हमारे किसी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। उसके बाद हम बाकायदा टॉपिक वाइज जो आप सजेस्ट करेंगे या जिसमें आपको कठिनाई का अनुभव होगा उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ सीटेट, यूपीटेट, एसटेट, डीएसएसबी, बीपीएससी, केबीएस, एनबीएस और ये हमारे ईएमआरएस के लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। निश्चित तौर पर आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतर और उत्तम क्वालिटी की चीज़ें प्राप्त होंगी। आज की इस कक्षा को यहीं विराम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने घर वालों की आकांक्षाओं की पूर्ति करिए। जय हिंद। कर दीजिए मैम। हो गया।